गुड मॉर्निंग सबको दसरा की हार्दिक शुभकामनाएं. हॅपी दसरा सगळ्यांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज जो कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, अभी एक 7-8 दिन पहले न्यूज़ आया था कि उनके ऑडिटर ने उनके मॉरिशियस सब्सिडरी से ऑडिटिंग के लिए रिज़ाइन किया है. तो बहुत सारा ऑडिटर रिज़ाइन करता है, लेकिन उसके पीछे के रीज़न क्या होते हैं और जो कंपनी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं वो कंपनी का ऑडिटर ने क्यों रिज़ाइन किया होगा, वो बहुत सारे रीज़न हम लोग देखने वाले हैं. लेकिन ये पूरा वीडियो जो भी है वो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है. बहुत सारे फैक्ट्स है, कुछ मेरे थॉट्स है. तो जो भी आपका डिसीजन होगा, या बाय करने वाले हो सेल करने वाले हो, वो आपके ऊपर निर्भर होगा, राइट. तो चलिए देखते हैं ये कंपनी के बारे में. इसका ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कितना था, इनका डेट कितना है, बहुत सारा चीज़ें कंपनी के बारे में देखने वाली है. तो देखिए आज का जो कंपनी हम लोग देखने वाले हैं इसका नाम है यूपीएल लिमिटेड. यूपीएल ये कंपनी आरडी श्रॉफ इनके प्रमोटर है. ये कंपनी पहले नाम था इसका यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड. ये कंपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट में काम करती है, जैसे कि सीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल एंड कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल से कंपनी बनाती है. कंपनी का हिस्ट्री बहुत बड़ा है, 50 साल का कंपनी का हिस्ट्री है. तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में. जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, 2011 में कंपनी का सेल 5,760 करोड़ था, जो कि मार्च 2020 में 35,756 हुआ है. तो 10 ईयर का इनका सेल्स ग्रोथ है 22%. उसमें इनका पैट ग्रोथ जो है, यानी 2011 में इनका पैट 557 करोड़ था और मार्च 20 में 1776 करोड़ है. तो पैट ग्रोथ जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है 14% है. जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मैंने 10 ईयर, 7 ईयर, 5 ईयर और 3 ईयर का आपको ग्रोथ दिया हुआ है. बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए, और इसमें एक कंपनी के बारे में और एक चीज़ ऐसी है कि इसका डेट बहुत हाई लेवल पे है. और 2011 से, यानी लास्ट के 9-10 साल में कंपनी का डेट बढ़ते गया हुआ है. तो देखिए मार्च 11 में 2678 करोड़ इसका डेट था, जो बढ़ते बढ़ते मार्च 20 में 29,386 हुआ है. और ये इन्होंने डेट क्यों लिया, ये भी हम लोग ये प्रेजेंटेशन में डिस्कशन करने वाले हैं. तो देखिए मार्च 18 तक इनका जो डेट था एक 6,638 करोड़ था. तो लगभग मार्च 11 से लेके मार्च 18 तक ये 3 गुना हुआ है. और मार्च 18 से लेके मार्च 20 तक ये ड्रामेटिकली बहुत सारा बढ़ा हुआ है. तो ये लोग हम देखने वाले कि ये कर्जा इन्होंने क्यों ली. तो देखिए इसमें डेट का जो इनका CAGR है, यानी डेट जो इनका ग्रो हुआ है, कौन से रेट से हुआ है, तो 10 साल में 30% से इनका सेल ग्रोथ हुआ है. लास्ट के 3 साल में 67% ग्रो हुआ है, अगर आप उसका CAGR निकालोगे तो. और राइट, और इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ये मार्च 11 में इनका 312 करोड़ था और मार्च 20 में 1481 करोड़ है, यानी 1481 करोड़ है. तो इनका इंटरेस्ट का ग्रोथ 10 ईयर्स में 19% है और 3 ईयर्स में 26% है. आपको इमेज में मैंने 4 दिया हुआ है, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ये कंपनी का पूरे 10 साल में 23,440 करोड़, यानी 23,000 करोड़ के करीब इन्होंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया हुआ है. तो इनका, और अगर क्यूमुलेटिव पैट और क्यूमुलेटिव आप CFO देखोगे तो CFO इन्होंने अच्छा निकाला हुआ है इनके कैश फ्लो से. तो CFO ग्रोथ इनका 10 ईयर का 30% है और 3 ईयर्स का 50% है. कैपेक्स इन लोगों ने बहुत सारा किया हुआ है. तो कैपेक्स अगर आप देखोगे तो मार्च 19 में 29,128 करोड़, यानी जिनका इनका डेट है, देखिए आपको डेट दिख रहा होगा मार्च 19 में 29,139, और उन्होंने कैपेक्स भी 29,128 किया हुआ है. तो जितना कर्जा है उतना पूरा कैपेक्स इन लोगों ने किया हुआ है. और इनका पूरा 10 ईयर का क्यूमुलेटिव कैपेक्स हुआ है 41,000 करोड़, अराउंड 41,000 करोड़. और FCF नेगेटिव ये कंपनी है. ये पूरे 9 साल में 7 बार ये कंपनी FCF पॉजिटिव है और 2 बार ये कंपनी FCF नेगेटिव है. तो देखिए मार्च 19 में 26,772 करोड़ इनका FCF नेगेटिव है. तो इसकी वजह से इनका जो FCF है पूरे 10 साल का क्यूमुलेटिव, ये नेगेटिव में गया है 17,000 करोड़, राइट. इनका ROC कुछ ऐसा
ज़्यादा बड़ा नहीं है कि बहुत आप अच्छा डिसेंट बोल सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कम होते जा रहा है। देखिए आप मार्च 11 में 12% था और अभी मार्च 19 में 6% के करीब है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 11 में 14% था, अभी मार्च 19 में 11% है। और ये कंपनी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके रिसीवेबल डेज। देखिए रिसीवेबल डेज इनका था 93 डेज मार्च 12 में यानी 2012 में, जो बढ़ के मार्च 20 में 120 डेज हुआ है। 120 डेज का मतलब होता है 4 मंथ। अगर ये किसी को मटेरियल देते तो 4 महीने, इनके प्रोडक्ट बेचते तो 4 महीने इनका पेमेंट आता नहीं है, राइट। इसमें से बहुत सारा इनका जो रिसीवेबल डेज होता है या वो रिसीवेबल पेमेंट होता है उनके ऊपर ही इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, वो भी उनके एनुअल रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है हर साल, तो इनका क्यूमुलेटिव डिविडेंड गया है 2547 करोड़। और रिटेन अर्निंग पूरे 10 सालों में इन्होंने 9389 करोड़ यानी लगभग 9000 करोड़ के लगभग इन्होंने रिटेन अर्निंग किया हुआ है। तो ये मोटा मोटा हुआ कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में। तो फाइनेंशियल में इनका देखने वाला चीज़ ऐसा है, सेल्स ग्रोथ इनका जो है वो पूरा डेट फंडेड है, यानी कि इनका इंटरनल एक्यूरल से या रिटेन अर्निंग से इनका बहुत सारा ग्रोथ आया नहीं है। जैसे कि आप देखोगे इनका इंटरेस्ट पेमेंट और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये लगभग 50% के करीब है। यानी इन्होंने देखिए 2022 मार्च 18 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला तो इंटरेस्ट पेमेंट 783 किया, राइट। तो लगभग ये 50% के करीब इनका इंटरेस्ट पेमेंट होता है, राइट। तो इनका जो फाइनेंशियल है ये बहुत सारा कुछ ऐसा बहुत पॉजिटिव या बहुत अच्छा या स्ट्रांग नहीं बोल सकते। पूरा का पूरा जो भी इनका ग्रोथ है वो डेट फंडेड है, यानी जो भी कर्जा लेते हैं उसी की वजह से इन कंपनियों का सेल्स या प्रॉफिट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकलता है। तो चलिए देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डर में कौन कौन लोग हैं इसमें। देखिए प्रमोटर के पास इनका 27.88% है, राइट। और 72% है पब्लिक के पास है, ये पूरा हुआ 100%। और प्रमोटर में भी 27.88% में से 1.92 यानी लगभग 2% इन्होंने प्लेज किया हुआ है, राइट। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर का होल्डिंग इसमें कम है, ऐसा नहीं कि 40% या 50% के करीब है, ये बहुत कम है 27। तो देखिए जैसे आपको न्यूज़ दिख रहा होगा कि 15 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने बीएसई के ऊपर अनाउंसमेंट में कहा है कि रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर ऑफ मटेरियल सब्सिडरी बेस्ड इन मॉरिशियस। तो मॉरिशियस में जो इनका सब्सिडरी है वहाँ से उनके ऑडिटर ने रिजाइन किया हुआ है। तो इनका वहाँ का जो मॉरिशियस का सब्सिडरी था उसका नाम था यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राइट। तो ये लेटर आपको बीएसई के वेबसाइट पे अनाउंसमेंट में आपको दिख जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट आया, शेयर थोड़ा डाउन हो गया 7-8% के करीब। तो देखिए मटेरियल सब्सिडरी क्या होता है। मटेरियल सब्सिडरी का मतलब होता है जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, मटेरियल सब्सिडरी मीन्स अ सब्सिडरी हुज इनकम और नेट वर्थ एक्सिस 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेट वर्थ रिस्पेक्टिवली ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी सब्सिडरी का उसके पेरेंट से 10% के ऊपर अगर उनका कंसोलिडेटेड इनकम है या नेटवर्थ है वही ईयर में, तो उसको मटेरियल सब्सिडरी कहा जाता है। तो देखिए जैसे आपको नेक्स्ट इमेज में दिख रहा होगा, इनका ये जो भी इमेज है ये मैंने इनके एनुअल रिपोर्ट से लिया हुआ है, रिसेंट एनुअल रिपोर्ट से। तो कंपनी का 7 अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है, उसमें से सेबी रेगुलेशन यानी सेबी रेगुलेशन विच इंक्लूड एनएसआ एसए, आयरिस्टा लाइफ साइंस, यूके बीआरएल लिमिटेड, एरिस्टा लाइफ साइंस ग्लोबल लिमिटेड, यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो वो इमेज में आपको येलो कलर में दिख रहा होगा एरिस्टा लाइफ साइंस, यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इनका मॉरिशियस में रजिस्टर्ड है मटेरियल सब्सिडरी। और पीछे प्रीवियस इमेज में आपने देखा होगा कि वहीं इनकी सब्सिडरी से इनके ऑडिटर ने रिजाइन किया हुआ है। तो मटेरियल सब्सिडरी का मतलब हुआ कि ऐसी सब्सिडरी कि जिसका पेरेंट से 10% उसका इनकम होगा, मिनिमम यानी अराउंड 10% होगा, या उसका कंसोलिडेटेड नेटवर्क अराउंड 10% होगा। तो देखते ऑडिटर क्या होता है और की रोल ऑडिटर का क्या होता है। द की रोल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का रोल होता है कि ऑडिटर एग्जामाइंस कंपनीज अकाउंट्स एंड रिपोर्ट टू द कंपनी ऑन द अकाउंट्स। ऑडिटर का काम होता है कि जो भी इनका अकाउंट है उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाए, वो अकाउंट देखे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अकाउंट में कितना एथिकली प्रैक्टिस करता है। ऑडिटर्स आर गिवन वाइड पावर्स टू एनेबल देम टू डिटेक्ट रॉन्ग डूइंग्स बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो डिटेक्ट करे और लोगों के सामने लाए,
जो भी रेगुलेटर है उनके सामने लाए, या उनका जो भी अनाउंसमेंट होता है या जो भी उनका फाइलिंग होता है उसमें वो सब लोगों को बताए। दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी एंड रिपोर्ट ऑन द कंपनी ऑब्जेक्टिवली। वो इंडिपेंडेंट हो, ना कि वो मैनेजमेंट या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को फेवर करे, राइट। The auditors are able to remove management's biasness as regards to the presentation of the company's financial information। जो भी मैनेजमेंट का बताना होता है कि इतना ग्रोथ दिखना चाहिए, इतना पैड दिखना चाहिए, बहुत सारा चीज़ मैनेजमेंट बोल सकती है, लेकिन ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट का बायस है वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, खुद का इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देना चाहिए। जो भी रॉन्ग डूइंग हो सकती है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो भी ऑडिटर है वो कंपनी में ला सकता है, ये की रोल हुआ ऑडिटर का। तो ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोई भी कंपनी के बारे में। और ऑडिटर अकाउंट के अलावा जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड इनके ट्रांजैक्शन होते हैं वो कितना एथिकली दे सकता है, मैनेजमेंट का बायस उसमें नहीं होना चाहिए, ये रोल होता है ऑडिटर का। कि ऑडिटर वो एकदम न्यूट्रल तरीके से सब फैक्ट्स लोगों के सामने रखे, इन्वेस्टर के सामने रखे। देखिए, व्हाई ऑडिटर रिजाइंस, ऑडिटर रिजाइन क्यों करता है, इसके मोटा मोटा 4 रीजन आप देख सकते हो, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट रीजन हुआ कि ऑडिटर के पास सब डाटा होता है, अकाउंटिंग का होता है, वाउचर्स का होता है, स्पेसिफिक अकाउंट का होता है। और अगर वो कंपनी को बताए, पूछे कि मुझे ये पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में और जानकारी चाहिए, और मैनेजमेंट ने या जो भी की पर्सनल है वहाँ पे जो डिटेल दे सकता है उसने अगर वो इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश की, वो टाइम पे ऑडिटर रिजाइन कर सकता है कि ये कंपनी मुझे पूरा डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही है अकाउंट के बारे में। तो ऐसा केस हुआ है, पीडब्ल्यूसी ने रिजाइन किया था वक्रांगी लिमिटेड से, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन बुक्स, इलेक्शन बुक, बुलियन एंड ज्वेलरी बिजनेस। जो भी उनका बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ था उसके बारे में पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर को, वक्रांगी ने पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। वो टाइम पे पीडब्ल्यूसी ने रिजाइन किया था। अगेन PwC resigned as the auditor of Atlanta Limited due to lack of disclosure about significant observation by tax authorities। टैक्स अथॉरिटीज ने जो भी उनके सामने सवाल रखे थे वो टाइम पे मैनेजमेंट ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उनको दिया नहीं, वो टाइम पे PwC ने रिजाइन किया था अटलांटा लिमिटेड से। तो देखिए, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट या कंपनी से ऑडिटर को, वो भी एक रीज़न, बहुत मेन रीज़न होता है कि वो टाइम पे ऑडिटर रिजाइन करे, राइट। नेक्स्ट रीजन है रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऑडिटिंग जो कंपनी होती है इनका रेपुटेशन बहुत मायने रखता है। उनका पूरा जो भी बिजनेस होता है और रेपुटेशन की वजह से होता है। जो उनको नए क्लाइंट मिलते हैं वो रेपुटेशन की वजह से मिलते हैं। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कंपनी पूरा डाटा प्रोवाइड नहीं करती, फिर उनका रेपुटेशन रिस्क पे आता है कि हमने कुछ गलत बताया, कुछ गलत मिस इंटरप्रेट किया, तो उनके बिजनेस को वो इफेक्ट कर सकता है। ये भी एक रीज़न होता है कि रेपुटेशनल रिस्क पे ऑडिटर रिजाइन करे। BSR and Associate LLP India resign as auditor of IL&FS, बहुत बड़ा स्कैंडल था। फाइनेंशियल सर्विसेज सिटिंग रेपुटेशनल रिस्क आफ्टर अ फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ मैसिव स्केल वाज डिस्कवर्ड एट IL&FS। IL&FS में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ वो होने के बाद में BSR एंड एसोसिएट ने वो रिजाइन किया था, क्योंकि वो रेपुटेशनल पे आया था उनके कि वो उनका बिजनेस आगे चल के इफेक्ट ना हो, उनको नए क्लाइंट मिले। तो ये बहुत सारा चीज़ होता है रेपुटेशनल रिस्क के बारे में। थर्ड रिस्क होता है इथिक्स। ऑडिटर में रिजाइन ऑन कोड ऑफ एथिक्स। अगर उनको लग रहा है कि ये कंपनी में कुछ चीज़ें एथिकल नहीं है तो वो टाइम पे भी इथिक्स का रीजन देके ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। PwC रेजिग्नेशन एज ऑडिटर ऑफ रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस होम लिमिटेड ड्यू टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द फर्म। देखिए, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है रियल लाइफ एग्जांपल है कि ये रीज़न से ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। और ये जो 4 रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ये रीज़न आपको कुछ इसीलिए बता रहा हूँ कि ऑडिटर रिजाइन क्यों करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। और प्रैक्टिकली बिजनेसेस में इन ऑडिटर लोगों ने ऑलरेडी रिजाइन किया हुआ है ये बैकग्राउंड के ऊपर। तो चौथा रिस्क होता है टर्मिनेशन का, यानी ऑडिटर क्यों रिजाइन करता है, टर्मिनेशन। कंपनी जो जिनका ऑडिट कर रहे हैं वो कंपनी वो ऑडिटर को टर्मिनेट करता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म। कि पर्टिकुलर 1 साल के लिए टर्म होता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ऑडिट करेंगे, तो वो जो टर्म होता है उनका बिजनेस टर्म जो होता है उससे के पहले भी, टर्म खत्म होने के पहले भी कंपनी उनको टर्मिनेट कर सकती है, राइट। तो ये मोटा मोटा 4 रीजन हुआ, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, रेपुटेशनल रिस्क, थर्ड एथिक्स और फोर्थ टर्मिनेशन।
तो ये 4 रीज़न आप कहीं पर भी ऑडिटर अगर रिज़ाइन कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं पे ये इन्फॉर्मेशन तो हाइड नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, कहीं पे उनका बिजनेस तो रेपुटेशन उनका रिस्क तो नहीं है ऑडिटर का, या कहीं कोड ऑफ एथिक्स पे नहीं दे रहे, या उनको कंपनी ने टर्मिनेट नहीं किया हुआ है। ये मोटा मोटा 4 रीज़न है। रीज़न बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मैंने ब्रॉड रीज़न लिया हुआ है। ये 4 रीज़न की वजह से ऑडिटर रिजाइन कर सकता है। तो देखिए, अभी जो यूपीएल लिमिटेड है, इनका ऑडिटर कौन है? इनका ऑडिटर है बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी, राइट। तो बीएसआर एंड कंपनी लिमिटेड और केपीएमजी का क्या रिलेशन है? देखिए, देख सकते हैं आप, इमेज में देख सकते हो आप, केपीएमजी इंटरनेशनल लिमिटेड और सिंपली केपीएमजी इज अ मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क। ये पूरे वर्ल्ड में उनकी ऑडिटिंग की सर्विसेज देती है। हेंस केपीएमजी कैरीज आउट ऑडिट्स इन इंडिया अंडर द नेम ऑफ बीएसआर एंड कंपनी। ये केपीएमजी है, केपीएमजी उनको काम देती है बीएसआर एंड कंपनी को, और वही उनका ऑडिट करती है। तो इंडिया का भी जो यूपीएल लिमिटेड है, जो इनका पेरेंट कंपनी है या जो मेन कंपनी है, उनका भी ऑडिट बीएसआर एंड कंपनी मतलब केपीएमजी कर रही है। और जो उनका मॉरिशस के कंपनी से ऑडिटर ने रिजाइन किया वो भी केपीएमजी ही है। तो ये हुआ उनका मोटा मोटा बैकग्राउंड की बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल क्या है, की रोल ऑफ ऑडिटर क्या है, और ऑडिटर रिजाइन क्यों कर सकता है। तो देखिए, थोड़ा बिजनेस में और डिटेल में देखते हैं। तो जो इनका रिसेंट का एनुअल रिपोर्ट आया 2019-20 का, मैंने 2017-18 भी इनका रिपोर्ट पढ़ा है। तो ये कंपनी के बारे में बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये कंपनी ने 2019 में एक कंपनी एक्वायर किया जिसका नाम था एरिस्टा लाइफ साइंस, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और एक कंपनी का सब्सिडरीज, मैंने आज तक जितना भी स्टडी किया उसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडरी यूपीएल लिमिटेड का देखा, 225। आप यकीन नहीं करोगे, 225 इनका सब्सिडरीज है जो उन्होंने बताया हुआ है एनुअल रिपोर्ट में। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इमेज में, कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एरिस्टा इन FY 18-19 द कंपनी थ्रू इट्स सब्सिडरी यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन मॉरिशस। UPL company limited in Mauritius had acquired Arista Life Science for $4.2 billion। देखिए, जो कंपनी के ऑडिटर ने रिजाइन किया वो कंपनी का नाम है UPL लिमिटेड मॉरिशस, और जो कंपनी ने एरिस्टा लाइफ साइंस एक्वायर्ड किया वो कंपनी का नाम है UPL लिमिटेड मॉरिशस, राइट। UPL कॉर्पोरेशन लिमिटेड मॉरिशस, राइट। तो दोनों कंपनियां सेम है। जो कंपनी ने पिछले साल एक्वायर्ड किया वही कंपनी से ऑडिटर ने रिजाइन किया। तो ये थोड़ा मुझे क्यूरियस केस लगा, तो मुझे लगा कि अपन और इसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं, या क्या क्या आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं मैंने एनुअल रिपोर्ट से ली है, ये मेरा पूरा थॉट प्रोसेस है। कंपनी का बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है, लेकिन मेरा आपको बताने का काम है, और जो भी मुझे लगा मेरी थॉट प्रोसेस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये जो इन्होंने एक्विजिशन किया एरिस्टा लाइफ साइंस का, तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये पूरा एक्विजिशन करने के लिए, एक्विजिशन अमाउंट तो अलग बता रहा हूँ, लेकिन एक्विजिशन करने के लिए इनको जो पूरा एक्विजिशन अमाउंट जो है पूरा कितना लगा है, वो लगा है 31,615 करोड़, 31,615 करोड़ का इन्होंने एक्वायर्ड किया वो कंपनी। यानी कंपनी बहुत बड़ी है एरिस्टा लाइफ साइंस, राइट। देखिए ये इमेज में, तो ये कंपनी का थोड़ा एक्विजिशन का हिस्ट्री देखते हैं। 25 सालों में इन्होंने 40 एक्विजिशन किया है। 50 साल का पूरा एक कंपनी फॉर्म हुआ है और 25 सालों में इन्होंने 40 एक्विजिशन किया है। 1994 में इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल एक्विजिशन किया था, राइट। और अभी एरिस्टा लाइफ साइंस को एक्वायर करने के बाद एक ग्लोबली नंबर 5th कंपनी बनी है। बहुत अच्छी चीज़ बनी है, राइट। जैसे कि देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये पूरे फैक्ट्स मैंने उनके एनुअल रिपोर्ट से लिए हुए। एक्विजिशन ऑफ एरिस्टा, देखिए एक्विजिशन क्या 31,000 करोड़ के लिए, लेकिन एक्विजिशन करने का जो कॉस्ट होता है वो हुआ है 332 करोड़। ये एक आधे छोटे स्मॉल कैप कंपनी का सेल हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो एक्विजिशन करने का अमाउंट तो इंपॉर्टेंट है ही, कितने में कंपनी खरीदा, लेकिन एक्विजिशन करने का कॉस्ट, वो ट्रांजैक्शन करने का कॉस्ट कितना हुआ, तो इनका हुआ है 332 करोड़। इसमें सीधा लिखा हुआ है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, जैसे इमेज में, द ग्रुप इनकर्ड एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऑफ ₹332 crore related to the acquisition of Arista Group. These costs have been included under exceptional items.
आप एनुअल रिपोर्ट खाली बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो नहीं देख सकते, आपको बहुत सारा छोटा छोटा चीज देखना होता है एनुअल रिपोर्ट में। तो ये डील कितनी बड़ी है, हाउ बिग दिस डील, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, मार्च 31 2018 का सेल है $, मिलियन में। यूपीएल लिमिटेड का सेल था 2714 और एरिस्टा का 1956, यानी लगभग ये कंपनी यूपीएल लिमिटेड इतनी ही है, यानी जितना जो एक्वायरर है उतनी ही कंपनी वो बड़ी है। दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन हुआ 4670, राइट। तो इमेज में आपको दिख रहा होगा, इन्होंने ईपीएस एक्सपेक्टेड ग्रोथ वगैरह दिया हुआ है। तो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, आपको इमेज में दिख रहा होगा, प्रमोटर का, जैसे मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताया, यूपीएल में प्रमोटर का अराउंड 27 या 28% के करीब है, पब्लिक का 72% है। और यूपीएल कॉर्प करके जो इनकी कंपनी है, ऑपरेटिंग कंपनी दैट लीड्स द इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑफ यूपीएल लिमिटेड, यानी यूपीएल लिमिटेड का जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है ये यूपीएल कॉर्प देखती है। तो इन्होंने 78% यूपीएल कॉर्प में इनका होल्डिंग है। और यूपीएल कॉर्प और एडीआईए प्लस टीपीजी मिलके इन्होंने एरिस्टा खरीदा है। तो एडीआईए का मतलब हुआ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और टीपीजी ये जो कंपनी है ये ग्लोबल अल्टरनेट एसेट फर्म है। तो इन्होंने 22% एक्विजिशन के लिए डाला है और 78% यूपीएल कॉर्प ने डाला है, राइट। तो टोटल 100% उन्होंने एरिस्टा किया, लेकिन यूपीएल कॉर्प ने एक्विजिशन से रिलेटेड डेट लिया हुआ है 3 बिलियन का। और ये पूरा जो डील है ये 4.2 बिलियन का है, उसमें से बैंक ने 3 बिलियन दिया और 1.2 बिलियन एडीआई प्लस टीपीजी ने दिया। तो जो भी एक्विजिशन हुआ वो पूरा डेट फंडेड है। कंपनी का इंटरनल एक्यूरल या रिटेन अर्निंग से उन्होंने कुछ पैसा मुझे नहीं लगता डाला हुआ है, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर जो इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से मुझे दिख रहे हैं, राइट। तो देखिए 4.2 बिलियन टोटल एक्विजिशन कॉस्ट हुआ, एडीआई प्लस टीपीजी ने 1.2 बिलियन दिया, यूपीएल लिमिटेड ने 3 बिलियन डाला, देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा। लेकिन ये यूपीएल लिमिटेड से जो 3 बिलियन डाला है पूरा बैंक ने दिया हुआ है उन्होंने उनको, राइट। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इमेज में, फिर से मैं आपको सेल्स, पैट, टोटल डेट का फिगर दिखाने वाला हूँ। देखिए इन्होंने मार्च 19 में टोटल डेट इनका 29,139 करोड़ है, राइट। और उनका कैपेज भी 29,128 करोड़ है, यानी दो जगह से फिगर वेरीफाई हुआ कि इन्होंने पूरा डेट फंडेड ही एक्विजिशन किया हुआ है, राइट। यानी 29,139 इनका टोटल डेट है, उन्होंने कैपेक्स भी 29,128 करोड़ किया हुआ है, राइट। लगभग मेरे ख्याल से 9-10 करोड़ बचा हुआ है कि जो इन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन ये बहुत मिनिमल फिगर होगी। और इनका सीएफओ जो है 2356 है और इनका इंटरेस्ट 963 है। तो जो भी डेट लिया ये पूरा इन्होंने एक्विजिशन के लिए लगाया, और जो बाकी का बचा है पैसा है एडीआई यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और टीपीजी ने इनको दिया हुआ है। तो इंटरनल एक्यूरल या इनके रिटर्न अर्निंग से कोई उन्होंने कॉस्ट डाली नहीं है। तो देखिए एडीआई और टीपीजी के बारे में मैंने गूगल में न्यूज सर्च किया, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा एडीआई एंड टीपीजी टू पार्टनर विथ यूपीएल कॉर्पोरेशन ऑफ एरिस्टा। ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज था 21 जुलाई 2018 का। और नीचे आपको दिख रहा होगा ल्यूमेंट का न्यूज, यूपीएल ओपन टू बाय बैक टीपीजी कैप एडीआई स्टेक इन एरिस्टा मिंट। ये है 5 फरवरी 2009 का, यानी विद इन 7 मंथ मैनेजमेंट या प्रमोटर इनका जो इन्वेस्टर थे इनके साथ एडीआई और टीपीजी इनका पूरा हिस्सा खरीदने को तैयार हो गए, राइट। और ये आप ये नहीं बोल सकते कि एडीआई और टीपीजी इसमें लॉन्ग टर्म पार्टनर है या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन मैनेजमेंट इतना एग्रेसिव है कि पूरा यानी पूरा 78% तो उन्होंने खुद लगाया हुआ है, वो भी डेट फंडेड, और 22% जो एडीआई टीपीजी ने लिया वो भी वो उनसे खरीदना चाहते हैं, ओपन टू बाय बैक, राइट। ठीक है, गूगल न्यूज बहुत अच्छा सोर्स होता है सब कुछ देखने के लिए। तो क्या हुआ है, ये कितना बड़ा डील था। तो देखिए जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा एरिस्टा अराउंड $2 बिलियन का इनका बिजनेस था, राइट, उनका रेवेन्यू था, और यूपीएल का 2.7 था। तो जैसे कंबाइन में दिख रहा होगा यूपीएल एरिस्टा 2 बिलियन प्लस 2.7 बिलियन हुआ 4.7 बिलियन, तो ये नंबर 5 की कंपनी बनी। तो लगभग ये इमेज से आप एक ही देख सकते हो कि जितनी बड़ी यूपीएल है उतनी एरिस्टा बड़ी थी, और यूपीएल ने जो भी खरीदा पूरा डेट से खरीदा हुआ है, कुछ इनका इंटरनल एक्यूरल रिटेन अर्निंग से नहीं हुआ है, जैसे कि इनका टोटल डेट और इनका
कैपेक्स बता सकता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि पिछले साल का भी इनका डेट है, हाँ हो सकता है 5,000 6,000 करोड़ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका इंटरनल एक्यूरल या रिटर्न अर्निंग से कुछ इन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ये ग्लोबल बिकम नंबर 5 ऑन ग्लोबल लेवल, राइट। तो नंबर 5 की ये एग्रोकेमिकल कंपनी बनी है। पहली है बेयर, सिंजेंटा, बीएसएफ, डाउ, यूपीएल प्लस एरिस्टा, राइट। ये जो भी डाटा मैंने लिया हुआ है इनके एनुअल रिपोर्ट से या इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया हुआ है। तो आप ये चीज से क्या सीख सकते हो, व्हाट यू अंडरस्टैंड, या आपके ऊपर निर्भर है कि आप इससे क्या आप क्या सीख सकते हो। व्हाट यू अंडरस्टैंड इट्स अप टू यू। तो देखिए, ये कंपनी में सबसे बड़ी रिस्क है इसका कर्जा, टोटल डेट ये है लगभग 29,000 करोड़ के करीब। इनका सेल है 35,000 करोड़, इनका पैट है 1776 करोड़, यानी 1700 करोड़ के इनके ऊपर पैट है। और 10 ईयर का इनका एफसीएफ निगेटिव है 17,000 करोड़, क्योंकि 2019 में इन्होंने एक्विजिशन किया। तो देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा, जो इंटरेस्टिंग डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्स ग्रोथ इनका 10 साल का है 22%, डेट ग्रोथ है इनका 30%। तो डेट ग्रोथ ज्यादा हुआ सेल्स ग्रोथ से डेट ग्रोथ ज्यादा है सेल्स ग्रोथ से, और इनका इंटरेस्ट ग्रोथ ये ऑलमोस्ट इक्वल है इनका सेल्स ग्रोथ से, राइट। तो देखिए, सेल्स ग्रोथ 22% है 10 ईयर के कॉलम में, और इंटरेस्ट ग्रोथ इनका 19%, तो लगभग सेम है, खाली 2% का डिफरेंस है। ये होगा लॉन्ग टर्म का। 3 ईयर्स का आप देखिए, सेल्स ग्रोथ 30% है और डेट ग्रोथ 67% है। तो मैं ये आप बोल सकते हो कि यार 2019 में उन्होंने एक्विजिशन किया, इसके लिए उनका डेट ज़्यादा है, लेकिन 10 साल में जो भी इन्होंने इनका हिस्ट्री है 20-25 साल में 40 एक्विजिशन इन लोगों ने किया, तो 10 साल की हिस्ट्री भी आपको वही बता रही है और 3 ईयर्स की हिस्ट्री भी आपको वही बता रही है। तो 3 ईयर्स में इनका सेल्स ग्रोथ था 30%, इनका डेट ग्रोथ है 67%, और इनका इंटरेस्ट ग्रोथ है 26%, जो कि लगभग हुआ सेल्स ग्रोथ के करीब, यानी खाली 4% का डिफरेंस है। तो जितना इनका सेल्स ग्रोथ है उतना इनका इंटरेस्ट ग्रोथ है, यानी उतना इंटरेस्ट इनको देना पड़ रहा है, उनका सीएजीआर उतना बढ़ रहा है, राइट। और डेट भी इनका 30% और 67% है, यानी डेट ग्रोथ इज मोर देन सेल्स ग्रोथ। समझ में आ रहा है आपको, यानी सेल्स उनका 22% से बढ़ रहा है, तो डेट इनका 30% से बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ से डेट ग्रोथ ज्यादा हुआ। 30% इनका सेल्स ग्रोथ था 3 ईयर्स में, तो 67% डेट ग्रोथ है, यानी लगभग 2 गुना हुआ है। और इंटरेस्ट ग्रोथ 19% था, 26%, ये लगभग सेल्स ग्रोथ के करीब है। ये मोटा मोटा आप इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और सेम फिगर मैंने इनके एनुअल रिपोर्ट से या यहीं से दिखा हुआ है। और लास्टली आपको और एक चीज ऐसा बताना चाहता हूँ कि लास्टली इनके ऑडिटर ने रिजाइन किया वही मटेरियल सब्सिडरी से जो मटेरियल सब्सिडरी ने एरिस्टा लाइफ साइंस एक्वायर किया हुआ है, राइट। ये कोइंसिडेंस हो सकता है या कुछ चीजें हो सकती है जो बहुत सारा चीज देख नहीं सकता है। देखिए, जो भी मैंने प्रेजेंटेशन में आपको बताया मेरी पूरी थॉट प्रोसेस है, राइट, मेरी इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन जो भी मैंने इसमें आपको डाटा दिखाया हुआ है पूरे प्रेजेंटेशन में, ये पूरा डाटा उनके एनुअल रिपोर्ट से, इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से लिया हुआ है। और कोई भी ऑडिटर खुद का बिजनेस लूज नहीं करना चाहता है, राइट, क्योंकि कंपनी उसको ऑडिट करने का फीस देती है। इनको लगभग मेरे ख्याल से 3 से 4 करोड़ फीस मिलती है बीएसआर एंड कंपनी एलएलपी को, जो कि केपीएमजी है, राइट। तो खुद का बिजनेस वो क्यों लूज करेगा, राइट। इंडिया की बात करो, मॉरिशस में कितना मिलता है ये तो इनका डाटा में दिख नहीं रहा है कहीं पर भी। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है या बुरी है, जो भी मैंने आपके सामने रखा है ये कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर है। डिसीजन आपका होगा, आपका पैसा लगाओगे, बाय करोगे, सेल होगे, आपका पर्सनल डिसीजन होगा। और मैं भी बहुत सारा चीज़ में गलत हो सकता हूँ, राइट, मेरी थॉट प्रोसेस गलत हो सकती है, डाटा भले ही करेक्ट हो प्रेजेंटेशन में डाला हुआ, और ये भी मैं बता नहीं सकता कि पूरा डाटा करेक्ट हो, कुछ अकाउंट फिगर भी हो सकती है। ये पूरा प्रेजेंटेशन एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है। मेरा ये कंपनी में कोई होल्डिंग नहीं है, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, ना रिसर्च एनालिस्ट हूँ, राइट। चलिए, थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज, ये प्रेजेंटेशन से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में, और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।